सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं कंजम्पशन फंक्शन कवर करने जा रही हूँ। कंजम्पशन फंक्शन ऑफ चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ यूनिट नंबर 17। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? So it is the functional relationship. Consumption function क्या है? It is the functional relationship between consumption and income is called consumption function. ये income और consumption के बीच में जो relationship है कि जैसे जैसे income बढ़े या घटे या जो भी हो, तो उस सिचुएशन में कंजम्पशन की क्या बिहेवियर होती है, कंजम्पशन कैसे बिहेव करता है, वो ये बताता है। सो जिस तरह से यहाँ पर अब इस शेड्यूल में मैं बताई हूँ कि जिस तरह से इनकम बढ़ेगा या फिर घटेगा, उसी तरह से कंजम्पशन की जो ये वैल्यू है वो भी घटेगी और बढ़ेगी। अब यू विल हैव अ क्वेश्चन कि ये कंजम्पशन की जो वैल्यू है ये C प्लस S और Y में कहाँ से लेकर आई? मैं तो एग्रीगेट डिमांड पढ़ा रही थी। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन फंक्शन में, देखो एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू मेरा C प्लस I था, ओके, C प्लस I थी, और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ये एक अलग टॉपिक थी। जब मैं बात करूँगी C की ना, कंजम्पशन फंक्शन की, तो उस सिचुएशन में क्या होती है कि कंजम्पशन फंक्शन तभी होगा कि इनकम, जो भी हमने इनकम अर्न किए थे, हम यहाँ पे उस वक्त इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच की रिलेशनशिप को दिखला रहे थे। तो यहाँ पे हम जो भी इनकम अर्न किए हैं उसको, वो इनकम हमेशा दो भाग में बट जाती है। इनकम हमेशा दो भाग में बढ़ जाती है, और वो होता है, एक होता है कंजम्पशन, कि या तो उस इनकम का हम कंजम्पशन करेंगे और उसको हम सेविंग भी करेंगे। उसी इनकम को हम कुछ हिस्सा कंज्यूम करेंगे और कुछ हिस्सा उसकी सेविंग करेंगे, ओके। तो जब अभी मैं इसकी बात करूँ कि इनकम की जो फॉर्मूला होती है, इनकम इज़ इक्वल टू C प्लस S होती है, और ये रटना है। इनकम इज़ इक्वल टू C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग, एंड इनकम इज़ डिनोटेड बाय Y। उसी तरह से अगर हम इसको Y की जगह पे अगर हम C को लाए और C की जगह पे मैं Y लिख दूँ, तो ये वाली प्लस की जो साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो C इज़ इक्वल टू Y माइनस S हो जाएगी। और इसी तरह से जब मैं Y S की जगह पे मैं C को ला देती हूँ और S को वापस Y की जगह पे लाती हूँ, तो ऐसा फार्मूला बनेगा कि S सेविंग इज़ इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो यहाँ पर क्या बना? कंजम्पशन, अगर मुझे कंजम्पशन निकालना है कि कितना मैं कंज्यूम की हूँ, इनकम से कितनी सारी पार्ट कंज्यूम की हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इनकम में सेविंग माइनस करनी होगी, और अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो मुझे इनकम में कंजम्पशन माइनस करना होगा। अब ये जो फार्मूला बना ना, C इज़ इक्वल टू Y माइनस S, इसको हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। और ये जो फार्मूला बना S इज़ इक्वल टू Y माइनस C, इसको हम सेविंग फंक्शन बोलेंगे। यही हो गई हमारी सेविंग फंक्शन। ये क्या हो गया? सेविंग फंक्शन। अब स्टार्ट करना। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू मैं लिख दी हूँ। ये जो नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, बिल्कुल यही नोट्स बना लेना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बोर्ड में जो भी आंसर लिखोगे बिल्कुल इसी पैटर्न में लिखना है। जैसे आज मैं जो भी सेविंग फंक्शन की जो भी मैं एग्जांपल्स, आज मैं जो भी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा रही हूँ उसकी नोट प्रोवाइड की जा रही है, और बिल्कुल उसी तरह से ही बोर्ड एग्ज़ाम में भी प्रेजेंट उसको करना है। सो Y इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम। मेरी Y जो है एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम नहीं है, वो पूरी नेशन की इनकम है, जो जीरो हो सकता है। जैसे घर की इनकम जीरो होती है ना, वैसे नेशनल इनकम भी जीरो होती है। नाउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय C, S इज़ इक्वल टू सेविंग्स। नाउ अब मैं इस शेड्यूल के बारे में बताती हूँ कि ये शेड्यूल क्या है। जैसे मेरी इनकम, नेशनल इनकम इज़ डिनोटेड बाय Y, C इज़ फॉर कंजम्पशन। नाउ जैसे मेरी इनकम जीरो थी, जब मेरी इनकम जीरो थी, मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रही थी, तब मेरी कंजम्पशन क्या थी? मेरी 20 थी। जैसे मेरी इनकम 50 हुई तो मेरी कंजम्पशन 60 हुई,
जैसी मेरी इनकम 100 हुई तो मेरी कंज्यूमिंग पावर भी 100 हो गई, और जैसी मेरी इनकम 150 हुई तो कंजम्पशन मेरी 140 हो गई। ओके, इसका मतलब ये जो मेरी इनकम जब 0 है, यहाँ पे जो मेरी कंजम्पशन 20 हो रही है, इसका मतलब ये मेरी मिनिमम कंजम्पशन है, और ये मिनिमम कंजम्पशन जो है वो सी बार से हम डिनोट करते हैं। सी बार, ऑलवेज़ रिमेंबर, ये जो सी बार से हम मिनिमम कंजम्पशन को डिनोट करते हैं। ओके, सी बार ऑलवेज़ डिनोट मिनिमम कंजम्पशन। ये जब मेरी इनकम 0 है तो मेरी कंजम्पशन की वैल्यू जो होगी वो मेरी मिनिमम कंजम्पशन है, इसलिए मैं इस चीज़ को, मिनिमम कंजम्पशन को हमेशा सी बार से डिनोट करूँगी। कैपिटल सी के ऊपर एक बार लगती है। ओके, और क्योंकि ये एक ऑटोनोमस भी है, ये एक स्वतंत्र सी है, क्योंकि और इस इनकम से कोई लेना देना नहीं होगा, यहाँ पर इस डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि एक ये ऑटोनोमस सी हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब भी मेरी इनकम 0 होगी तो कंजम्पशन हमेशा के लिए कुछ ना कुछ रहेगा, 0 नहीं होगा। ओके, 50 रेट से ये इनकम बढ़ रहा है, 50-50 के रेट से ये इनकम बढ़ रहा है, और मेरी यहाँ पे जो इनकम है, कितने कंजम्पशन जो है वो कितने रेट से बढ़ रही है, 40-40 रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब सेकंड अब क्या है कि जिस तरह से एक आम आदमी की इनकम 0 होती है, उसी तरह से पूरी देश की इनकम भी 0 हो सकती है, लेकिन उसका नेशनल इनकम 0 होगा, बट उसकी कंजम्पशन जो होगी, नेशनल कंजम्पशन, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये पार्ट समझ में आ गया है। वो हमेशा मिनिमम कंजम्पशन रहेगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, बिकॉज ऑफ मिनिमम सर्वाइवल एक्सपेंडिचर। हमारा इनकम अगर 0 हो भी तब भी हमारा मिनिमम सर्वाइवल एक्सपेंडिचर होता है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, इसलिए ये कभी भी कंजम्पशन 0 नहीं होगा। ओके, देन इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ओके, तो ये दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है? दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, दोनों के बीच में किसके बीच में? इनकम और कंजम्पशन के बीच में, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। और तीसरी पॉइंट कि जिस रेट से इनकम बढ़ रहा है उस रेट से मेरी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, बल्कि मेरी कंजम्पशन इनकम के रेट से लोअर रेट से बढ़ेगी। द रेट, ओके, जिस तरह से मेरी इनकम बढ़ रही है जितने रेट से, उतने के रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, उससे वो नीचे लोअर रेट से बढ़ेगा। जैसे देखो यहाँ के बीच की गैप कितनी है? 50 है, और यहाँ के बीच की गैप कितनी है? 40 है। तो दोनों ये बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है, लेकिन इससे, और ये दोनों ही बढ़ रहा है, इसलिए दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फोर्थ पॉइंट कि एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। कंजम्पशन हमेशा घटने लगेगा। जैसे मेरी इनकम बढ़ना शुरू होगी, 100 है, देखो यहाँ पे जब 0 थी तो यहाँ पे मेरी कंजम्पशन क्या थी? इनकम से छोटा है। यहाँ पर मेरी कंजम्पशन जो है इनकम से बड़ा है। कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन इनकम। यहाँ पे भी कंजम्पशन जो है इनकम से बड़ा है। यहाँ पर कंजम्पशन जो है इनकम के बराबर हो गई, और यहाँ पर जो कंजम्पशन है इनकम से छोटा हो गई। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी एक एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन क्या होगी? इनकम से छोटी हो जाएगी। वाई यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेविंग हैबिट। पीपल क्या करने लगते हैं? इसके बाद बचत करने लगते हैं, अपनी पैसे को बचाने लगते हैं। सेविंग करने का उनके अंदर एक हैबिट आ जाता है, जिसके वजह से वो सेविंग करने लगते हैं, और कंजम्पशन उस रेट से फिर नहीं बढ़ती है। कंजम्पशन बढ़ेगी लेकिन कम रेट से बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, नाउ अब हम इस शेड्यूल को, कंजम्पशन फंक्शन को ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें एक शेड्यूल बनाना होता है। कि अभी हम इसे ग्राफ पे, हाउ टू प्लॉट कंजम्पशन फंक्शन ऑन ग्राफ, ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में एटलीस्ट 10 मार्क्स की कभी कभी आ सकती है। 10 मार्क्स की
या तो ये आता है या तो फिर सेविंग फंक्शन आता है। कंजम्पशन फंक्शन अगर नहीं आया तो सेविंग फंक्शन आएगा। ये बोर्ड एग्ज़ाम है फॉर CBSE और एनी बोर्ड। ये 10 मार्क्स की क्वेश्चन फिक्स होती है और 10 मार्क्स की इसके ये पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसे बिल्कुल यहाँ से लेकर ये ग्राफ प्लस ये शेड्यूल प्लस ये शेड्यूल प्लस इसकी ग्राफ और उस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन के साथ लिखनी रहती है। सो अब मैं कंजम्पशन फंक्शन की जो ग्राफ है उसके लिए पहले शेड्यूल बनाऊंगी। ओके, तो मेरी पहले जो है इनकम कितनी है, इनकम 0 है तो मेरी कंजम्पशन कितनी है 20 है। ये बिल्कुल सेम वाली डिजिट को नीचे लिखनी है। 50 हुई तो मेरी 60 हो गई यहाँ पर। ओके, अब जो है यहाँ पर जैसी मेरी इनकम 100 हुई तो मेरी कंजम्पशन भी 100 हो गई, कंजम्पशन भी 100 हो गई है। अब जिस तरह से मेरी इनकम 150 हुई उसी तरह से मेरी कंजम्पशन अब घटने लगेगी धीरे धीरे और वो 40 हो गई। ओके, नाउ इसके बाद ये दोनों के बीच में जो चेंजिंग आ रही है, सॉरी ये डेल्टा सी मैं निकालूंगी। डेल्टा सी क्या होता है, व्हाट इज़ कॉल्ड डेल्टा सी। ये जो ट्रायंगल है ना इसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा सी इज इक्वल टू चेंज इन सी, मतलब कंजम्पशन। जो कंजम्पशन के बीच में जो चेंजेस आ रही है, कितनी कितनी की चेंजेस आ रही है, 20 से 60 हो गई तो ये 40, यहाँ भी 40, तो कितनी कितनी की चेंजेस आ रही है यहाँ पर हमें नहीं मालूम। देखो 20 में कितनी की चेंजेस आई इसके ऊपर की डिजिट हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे बस एक डैश देंगे। हमें नहीं मालूम कि इसके ऊपर की क्या वैल्यू है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो चेंजेस आ रही है वो 40 की गैप है दोनों के बीच में। ये दोनों के बीच में जितनी भी गैप होगी उसी को ये चेंज कहते हैं और इसको हम डेल्टा सी से मेज़र करते हैं ना। उसी तरह से मैं डेल्टा वाई निकालूंगी ना। व्हाट इज़ द डेल्टा वाई, 0 से लेके 50 के बीच में कितनी की गैप आई, यहाँ भी मुझे नहीं मालूम इसके ऊपर वाली डिजिट, तो इसके बीच में 0 और उसके ऊपर वाली डिजिट के बीच में क्या डिफरेंस है मुझे नहीं मालूम, इसलिए यहाँ पे मैं डैश डालती हूँ। सब इसके यहाँ पर डैश रहते ही है, ये मतलब ग्राफ का एक रूल्स है। अब यहाँ पे 50-50 की गैप आ रही है तो यहाँ पे जो डेल्टा वाई है मेरी पूरी 50 हुई, 50-50 की डेल्टा वाई है, दो चेंजेस है। नाउ MPC, व्हाट इज़ द MPC, MPC होता क्या है। हाँ, MPC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट कि MPC जो है ना, द स्लोप ऑफ सी लाइन इज़ कॉल्ड MPC। जो मैं ग्राफ बनाऊंगी वहाँ पे एक स्लोप बनेगा ना, स्लोप सी लाइन का। हाँ, जो कंजम्पशन फंक्शन का जो स्लोप बनेगा उसी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। MPC इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो सी फंक्शन की जो मैं ग्राफ पे स्लोप बनाऊंगी उसी स्लोप को मैं इसमें MPC बोलते हैं, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसको MPC को मैं कैसे निकालती हूँ वो देखो। MPC इज़ इक्वल टू डेल्टा सी। डेल्टा सी इज़ डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी इज़ डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। जो मैं डेल्टा सी यहाँ पे निकाली इसको मैं 50 डेल्टा वाई से की वैल्यू से डिवाइड करूँगी तो पर MPC निकल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब 40 इज़ डिवाइडेड बाई 50 तो 0.8, ये इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मेरी जो डेल्टा सी है और डेल्टा वाई की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, 40 है और यहाँ पे भी 50 है। तो मेरी जो MPC की वैल्यू निकलेगी डेल्टा सी इज़ डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई वो भी कांस्टेंट ही होगी, दैट इज़ 0.8। ओके, अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, व्हाट इज़ द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम निकालते हैं सी, ये जो सी है इज़ डिवाइडेड बाय इनकम, वाई कंजम्पशन इज़ डिवाइडेड बाय इनकम इज़ इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना रहता है इसलिए क्योंकि वो ग्राफ में आगे काम आएगा। मैं बताऊंगी ग्राफ में कहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है, बट दिस इज़ द रूल्स कि APC को निकालना ही है क्योंकि आगे इस चैप्टर के आगे बहुत सारी ऐसी टॉपिक है जहाँ पर APC की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम यूज़ करेंगे। सो कैसे निकालना है, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पर जब मैं C को यहाँ पर 60 इज़ डिवाइडेड बाई 50 1.2, अब यहाँ पर मैं डैश डालूँगी क्योंकि यहाँ पे 0 भी हो सकती है वैल्यू,
बट मैं डैश डालूँगी, वहाँ पे 0 ना लिखकर डैश लिखना रहता है, 0 हम नहीं लिखते हैं। 1 3 2 होगी यहाँ पर, आई थिंक 1 3 9 इज़ कर 9 होगी। ये हो गई मेरी शेड्यूल, ये शेड्यूल बन गई। ओके, कंजम्पशन फंक्शन की ये शेड्यूल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफ।